हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 13th नंबर चैप्टर का नाम है गांव का घर। और इसके जो कवि हैं वो ज्ञानेंद्र पति जी हैं। उनके बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। दूसरा वीडियो में बाबू हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ भी हम लोग देखे थे। और आज का यह तीसरा वीडियो हम लोग समाप्त करते ही काव्य खंड का 13वां नंबर चैप्टर भी समाप्त होगा, साथ साथ आपका काव्य खंड भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप भी 2026 में अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, अभी तक आप नहीं कुछ पढ़ पाए तो चिंता मत कीजिए, प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है। एक बगल से चैप्टर समाप्त किया गया है बाबू, हर एक एक चीज आप लोगों को बताया गया है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे, संपूर्ण हिंदी अर्थ रहे, सारांश रहे, ठीक है। हर एक एक चीज आप लोगों को यहां पे पढ़ाया गया है। तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट जाकर चेक करके आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। काव्य खंड का 13th नंबर चैप्टर का नाम है गांव का घर। और इसके जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी। कौन है? यही है ज्ञानेंद्र पति जी। ऐसे याद रखना है कि गांव के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानी से ज्ञानेंद्र पति यानी गांव का जो घर है वह चैप्टर के जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद हो गया ना? यदि आ जाए एग्जाम्स में तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बाबू, कवि परिचय पढ़ चुके थे, संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ चुके थे आप प्यारे बच्चों। यदि दोनों वीडियो देख लिए तो बहुत अच्छा। अब बारी है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने का, तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि आप सभी ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस यहां से लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेंगे बाद में। यानी कि आपके बुक में जो क्वेश्चंस है वो हर एक एक क्वेश्चंस को हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से यहां से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत किया जाए। क्या आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उपलब्ध है और आप लोग पूरे अच्छे तरीके से कहने का मतलब है मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। इतना आपको लक्ष्य बना लेना है कि हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं विद्यादानी से, सभी बच्चों के लिए, चाहे साइंस वाले हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, चिंता आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको जो है स्टडी करते चलना है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करते चलिएगा तो आपका स्कोर जो 95+ का लक्ष्य है वो पार हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? कौन सा महीना था? कौन सा साल था? कितने तारीख को ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था? ठीक है, तो बताइए ना, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950। कब हुआ था? 1 जनवरी 1950। याद रखना है, बहुत इजी है। 1950, ठीक है। 1 जनवरी तो याद ही रहता है सबको। 1950, कुछ फेरा फंद नहीं है। 1 जनवरी 1950 ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस कृति पर मिला था? यानी कि ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि वो जो लिखे थे कब मिला था, कौन सा ईस्वी में मिला था, और वो ये जो लिखा हुआ है कृति वो कौन सा था? तो कौन सा था? संस्यात्मा। हम लोग पढ़े थे ना जी कि संस्यात्मा जो है 2004 में लिखे थे, लेकिन 2 साल के बाद 2006 में उनको यह जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उनको मिला था। किनको? ज्ञानेंद्र पति जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध डूबे अंगूठे के
छाप किनके हैं, यानी दूध जो ग्वाला देते थे तो वो कौन थे, बूढ़े ग्वाल दादा थे, ठीक है। वो दूध देते थे और अंगूठा लगाते थे और लास्ट महीना में वो गिनती भी करते थे, ठीक है। तो वो सब हम लोग पढ़े ही थे। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन सा है बाबू, ये 4 ऑप्शंस में आप बताइए ना कि कौन सा जो है वो काव्य नाटक है ज्ञानेंद्र पति जी का। तो क्या हो जाएगा, एक चक्रा नगरी, क्या हो जाएगा, एक चक्रा नगरी जो है वो ज्ञानेंद्र पति जी का काव्य नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, मैंने बताया ना अभी कि संस्यात्मा पर, किस पर मिला था, संस्यात्मा पर मिला था, यानी 5 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, वो क्या थे, जो बीपीएससी पास किए तो कारा अधीक्षक थे, क्या थे, कारा अधीक्षक में उनको सबसे पहले वो जॉब मिला था। गांव का घर, यह जो कविता है उसके कवि कौन है, तो गांव के घर किनके द्वारा लिखा गया है, जो कवि है ज्ञानेंद्र पति जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गांव का घर जो है यह कविता संग्रह कहां से लिया गया है, यह गांव का घर जो चैप्टर है संस्यात्मा से लिया गया है प्यारे बच्चों, कहां से लिया गया है जी, संस्यात्मा से, यानी आपका जो हो जाएगा 8 का आपका डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है वो कहां हुआ था, कौन सा वो जिला था, कौन सा राज्य था जो उनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, झारखंड में, कहा, झारखंड गोड्डा में इनका जो है वो जन्म हुआ था, ठीक है, किनका, ज्ञानेंद्र पति जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञानेंद्र पति को कौन सी जो है वो कविता लिखी है, या 4 ऑप्शंस में, तो कौन सा अभी पढ़ रहे हैं, गांव का घर पढ़ रहे हैं ना, गांव का घर कौन लिखे हैं, ज्ञानेंद्र पति। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, क्या है बाबू, किस काल के कवि है ज्ञानेंद्र पति जी, तो रीति काल के हैं, कौन से काल के हैं, रीति काल के जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए, ठीक है, यानी कि 20वीं सदी के 8वें दशक में हम लोग पढ़े थे, यानी कि 8वें दशक ये है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानेंद्र पति के पिताजी का नाम क्या है, ज्ञानेंद्र पति जी के पिताजी का क्या नाम है बाबू, ज्ञानेंद्र पति जी के पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए जो है वो किस विश्वविद्यालय से किए थे, यानी कि अंग्रेजी वो उनका ऑनर्स था, कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश ऑनर्स था, वो जो है एमए किए, पहले तो पहले मैट्रिक इंटर करने के बाद बीए किए, बीए के बाद वो एमए किए, वो जो है पटना विश्वविद्यालय पटना से प्यारे बच्चों वो बीए और एमए किए, ठीक है। उसके बाद फिर से एमए किए हिंदी ऑनर्स से, वो जो है वो मुजफ्फरपुर से, ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से क्वेश्चन आ ही गया है कि ज्ञानेंद्र पति हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं, तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना पर जो है 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो क्या हुआ था, संस्यात्मा पर मिला था ना जी, 2004 में लिखे थे, लेकिन 2006 में जो जाके उनको प्राइज यह मिला था, किनको, ज्ञानेंद्र पति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, देखिएगा 17th नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, तो लोकगीत का, क्या हो जाएगा, लोकगीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है, तो काव्य नाटक है, क्या है बाबू, काव्य नाटक क्या है, एक चक्रा नगरी, ठीक है। देखिएगा ना कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति जी की नहीं है, ज्ञानेंद्र पति जी की जो है वो नहीं लिखी गई है रचना, कौन सा हो जाएगा, जो थोड़ी सी जगह, क्या हो जाएगा, थोड़ी सी जगह, यानी 19 का आपका डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति जी की है, क्वेश्चन नंबर 20 ज्ञानेंद्र पति जी की रचना कौन सा है, तो क्या हो जाएगा सी नंबर, गंगा तट जो है वो ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखी गई है। आंख हाथ बनते हुए, क्या है, आंख हाथ बनते हुए, यह कविता किस कवि की रचना है,
किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 21। तो किनकी रचना है बाबू? ज्ञानेंद्रपति जी की रचना है। किनकी है? ज्ञानेंद्रपति जी का है। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता है? तो बुजुर्गों को जो है वो खांस कर जो है वो आना पड़ता है, क्योंकि बहू रहते हैं, औरत लोग रहते हैं घर में, तो उनको क्या है, दिक्कत होता है जाने में, इसलिए उनको खांस कर जाना होता है गांव देहात में। अब देखिए कि ज्ञानेंद्रपति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? पंचायती राज में पंच परमेश्वर क्या आया था? पंचायती राज में पंच परमेश्वर जो है वो खेत गया है। 23 का आपका सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। प्यारे बच्चों, संस्यात्मा किसकी कृति है? तो इतना पढ़ रहे हैं, अब तो याद होगा कि संस्यात्मा किसकी कृति है? ज्ञानेंद्रपति जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो किनके? बूढ़े ग्वाले दादा के हैं, यानी ऑप्शन नंबर 25 का आपका सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक क्या है? ज्ञानेंद्रपति जी का काव्य नाटक क्या है प्यारे बच्चों? तो उनका काव्य नाटक जो है वो एक चक्रा नगरी है। क्या हो जाएगा? एक चक्रा नगरी जो है उनका काव्य नाटक है ज्ञानेंद्रपति जी के। ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? सबसे पहले सरकारी सेवा में वो कारा अधीक्षक थे। क्या थे बाबू? कारा अधीक्षक थे, यानी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिएगा कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जन्म? 1 जनवरी 1950। समझ में आ रहा है ना? 1 जनवरी 1950 को इनका जो है वो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस कृति पर मिला था? किस कृति पर मिला था प्यारे बच्चों? संस्यात्मा पर मिला था। क्या हुआ था? संस्यात्मा पर 2006 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांव का घर कविता के कवि कौन है? इतना तो पढ़ रहे हैं, कौन कवि है? कमेंट कीजिए जल्दी से। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी का कमेंट आना चाहिए बाबू। ज्ञानेंद्रपति क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की गांव का घर जो है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है? किस कविता संग्रह से लिया गया है बाबू? संस्यात्मा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, ज्ञानेंद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो संस्यात्मा पर। किस पर बाबू? संस्यात्मा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रपति का जन्म जो है वो कहां हुआ था? कहां हुआ था बाबू? गोड्डा जिला झारखंड राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सी नंबर लगा लीजिए। वो उनका निवास जो हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिएगा अब 34। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांव के घर में टिकुली साटने के लिए महिलाओं किसकी गोद का इस्तेमाल करती थी? तो सहजन के पेड़ का। क्या है जगह? सहजन के पेड़ की गोंद का इस्तेमाल टिकुली साटने में कहां पे? आगे में गेट के पास। ठीक है, वो साटती थी। किसका इस्तेमाल करती थी बाबू? सहजन के पेड़ की जो है वो गोद का इस्तेमाल करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिएगा कि गांव के बुजुर्गों को घर के अंदर आने से पहले क्या करना पड़ता था? क्या है कि गांव के क्या हो जाएगा कि गांव के बुजुर्गों को घर के अंदर आने से पहले क्या करना पड़ता था? खांसना पड़ता था। क्या हो जाएगा? खांसना पड़ता था बाबू अंदर आने के लिए। समझ गए? 35 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आप लोग बताइए कि 35 में से आपको जो है वो कितना आप लोगों का सही हुआ है? क्या हुआ है? कितना क्वेश्चंस आप लोगों का सही हुआ है वो मुझे आप सभी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तभी ना पता चलेगा कि विद्यार्थी लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। सिर्फ ऐसे देखते हैं, देखने से नहीं होगा। आपको हर एक चीज याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी ना एग्जाम्स में आप अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा, चाहे सब्जेक्टिव में रहे चाहे ऑब्जेक्टिव में रहे। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया बाबू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपका अब समाप्त हो चुका है। अब बारी है क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। क्या है बाबू? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अब आपका बारी है। तो शुरुआत किया जाए। रेडी है ना? थके नहीं है ना? चलिए शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 95 प्लस नंबर लाना है, 90 प्लस नंबर लाना है, तो सब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है।
यदि आपको 60 नंबर लाना है, 50 नंबर लाना है, तो ऑब्जेक्टिव से काम चल जाएगा। लेकिन स्कोर ज्यादा करना है ना, 400 450 प्लस फर्स्ट डिवीजन या टॉपर बनना है, तो बच्चों हर एक एक चीज को ध्यान से पढ़ाई करना होता है, तभी आप जो है वो बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत किया जा रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब आप लोगों का एक बगल से हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखा हुआ है। यह जो कभी कभी की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है, घर का चौखट जो है इतना जीवित क्यों है, वो जो कवि है ज्ञानेंद्र पति की स्मृति में, ज्ञानेंद्र पति की याद में, स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। तो देखिएगा आंसर में, घर के चौखट पर टिकुली साटने के लिए सहजन की गोद सटी रहती थी। क्या लिखा हुआ है, चौखट, घर के चौखट पर जो टिकुली साटने का सहजन की गोद से सटी रहती थी। कभी कभी समय जो है, कभी कभार उस पर टिकली सटी भी रह जाती थी। क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि कभी कभी जो समय था उस पर टिकली भी सटी रह जाती थी। इस प्रकार घर का चौखट उसे मातृ रूपेण दिखाई पड़ता है। क्या है, घर का जो चौखट है मातृ रूपेण मां के जैसा दिखाई होता है, पड़ता है। जिस प्रकार बिंदी लगी औरत का मुखमंडल तुरंत हृदय से उतर जाता है, उसी प्रकार वह चौखट भी अपनी भव्यता के साथ हृदय में उतारा हुआ है। क्या है, उतारा हुआ है। देखिएगा कि जिस प्रकार से बिंदी लगी औरत का मुख, जो मुंह है, मंडल तुरंत हृदय में उतर जाता है, जो आकार है हृदय में अपने आप उतर जाता है, उसी प्रकार वह चौखट भी अपनी भव्यता के कारण, ठीक है, भव्यता के साथ हृदय में उतरा हुआ था। जो कवि है, ठीक है, कवि भूले नहीं भूलता है, यह प्राचीन निर्मल पवित्र संस्कृति का प्रतीक है, जो कवि के मस्तिष्क में हमेशा छाया रहता है। कवि को प्राचीन संस्कृति आकर्षण लगती है। क्या है, ये जो कवि है ज्ञानेंद्र पति जी, प्राचीन जो संस्कृति सभ्यता है उन्हें वो अच्छा लगता है, आकर्षक लगती है। घर के चौखट पर उसे प्राचीन संस्कृति दिखाई पड़ती है, इसलिए कवि को वह जीवित लगता है। क्या है, जो कवि है ज्ञानेंद्र पति जी को जीवित इसलिए लगता है प्यारे बच्चों, घर का चौखट, क्योंकि जो आकर्षक संस्कृति सी जो दिखाई देती है, लगती है उनको, घर के चौखट जो है उसे प्राचीन संस्कृति दिखाई पड़ती है उसमें। ठीक है, जो बिंदी लगा हुआ है उससे उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कोई बात जो है वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया फिर भी याद रहता है ना, तो वही चीज जो है यहाँ पे जो ज्ञानेंद्र पति जी है लिखे हैं और अपने बारे में जो वो बता रहे हैं कि इतना जीवित जो है किस लिए है। क्वेश्चंस आएगा तो हो जाएगा ना, क्वेश्चंस आएगा तो सॉल्व करिएगा ना, चलिएगा बहुत अच्छा। अब क्या है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर जो कवि है चिंतित क्यों है, पंच परमेश्वर को खो जाने से जो कवि है ज्ञानेंद्र पति जी इतने चिंतित क्यों है, परेशान आखिर क्यों है। तो देखिएगा आंसर में क्या लिखा हुआ है, प्राचीन संस्कृति में पंच को, जो पंच होते हैं उन्हें परमेश्वर माना जाता है, उसके खोने का मतलब है प्राचीन संस्कृति का खो जाना। क्या हो जाता है, उसके खोने का मतलब है कि प्राचीन जो संस्कृति है उसको खो जाना। ठीक है, प्राचीन संस्कृति में जो है पर्दा मर्यादा बड़ी चीज माना जाता है। क्या है, प्राचीन संस्कृति में, पहले की संस्कृति में जो चीज माना जाता है, आधुनिक संस्कृति में पर्दे का कोई मूल्य नहीं है। आधुनिक संस्कृति में कुछ है जी, कुछ लाज है, कुछ नहीं है ना। यानी कि जो जिसको मन है वो काम वो लोग कर रहे हैं, चाहे जो हो सभी लोग एक दूसरे को देखकर वही चीज कर रहे हैं, चाहे वो पहनावा ओढ़ावा हो या घूमना फिरना हो, चाहे जो काम हो। बेपर्द या मर्यादाहीन, क्या लिखा हो बाबू, बेपर्द या मर्यादाहीन
हीन मानव का जीवन मूल्यहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? मूल्यहीन, कोई मूल्य नहीं है, मूल्यहीन हो जाता है। इस कारण जो कवि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर चिंतित हो जाते हैं। इसलिए जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी हैं, पंच परमेश्वर जो खो गए हैं, जो खत्म हो गए ये सब चीज, वो लेकर वो चिंतित हैं। पंच परमेश्वर के खो जाने से गांव खो गया है। पंच जो है वो नहीं है, पंच परमेश्वर वाला काम नहीं होता है, तो वो जो है खत्म हो गया तो गांव भी खत्म हो गया। क्या हो चुका है? गांव खो गया है। भारत की आत्मा तो गांव में वास करती है। भारत का आत्मा जो है वो गांव में वास करती है। गांव खोने का तात्पर्य है भारत का खो जाना। क्या हो जाएगा? गांव खोने का जो अर्थ है भारत को खो जाना। ठीक है, भारत की अस्मिता खोने से कभी चिंतित हो जाते हैं। भारत की अस्मिता खो जाने से जो कवि हैं वो चिंतित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों, आजकल जो बच्चे बाहर में जन्म ले रहे हैं, बाहर में रहते हैं, गांव से क्या मतलब है? गांव जो है वो कभी नहीं देखे हैं, गांव वो पहचानते नहीं हैं। गांव क्या होता है, गांव के लोग कैसे होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो समझिए उन लोगों का क्या है, क्या समझेंगे गांव क्या है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर प्यारे बच्चों बताया गया है। लेकिन यदि कोई भी लोग गांव कभी कभी गए हैं या वो थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वही चीज है प्यारे बच्चों कि गांव को आदमी को नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हर एक चीज मैं आप लोगों को यहां से सीख बताता हूं कि यदि आप बाहर में रहिए, ठीक है, यदि आप बाहर में इन फ्यूचर आप जाइएगा तो गांव को मत छोड़िएगा। ठीक है, यानी कि साल में एक बार दो बार जितना समय मिल पाए, जैसा आप लोगों का जो भी काम रहेगा, जॉब रहेगा या फ्यूचर में जो चीज कीजिएगा, तो आप जो है एक बार दो बार गांव जरूर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि गांव का जो हवा है, गांव का जो वातावरण है, गांव के जो लोग हैं वो कुछ अलग ही हैं। क्या है? वो चीज आप लोगों को शहर में नहीं मिलेगा। चाहे वो आप कितने बढ़िया शहर में रहिए, देश में रहिए या बाहर विदेश में रहिए या कहीं फॉरेन कंट्री में रहिए, लेकिन वो चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, वो चीज आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कुछ कंफ्यूजन है? एकदम इजी है प्यारे बच्चों। ठीक है, कि पंच परमेश्वर के खो जाने से लेकर जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी चिंतित इसलिए हैं क्योंकि यदि जो है पंच जो है खो गया तो गांव खो गया, गांव खत्म हो गया। भारत की आत्मा गांव में ही वास करती है। ठीक है, भारत की आत्मा जो है वो गांव में वास करती है, रहती है। गांव खोने का तात्पर्य है भारत को खो जाना, भारत खत्म हो जाना। भारत की अस्मिता खोने से कवि जो है वो चिंतित है, कहीं नहीं तो कहीं चिंतित होंगे ही। जो लोग गांव में रहे हैं, गांव को समझते हैं, गांव में बचपन उनका बीता है, वो गांव को कैसे भूल सकते हैं? वो गांव क्यों नहीं जा सकते हैं? वो गांव जाएंगे ही और उनको गांव से कहीं नहीं तो कहीं लगाव होगा ही। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा तो आसानी से उसको सॉल्व कर दीजिएगा, बना दीजिएगा। ठीक है, क्या है कि आवाज, क्या है कि आवाज भी नहीं आती यहां तक, ना आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज। यह आवाज क्यों नहीं आती? यह आवाज क्यों नहीं आती? जो कवि है वो कह रहे हैं कि दूर दराज की वस्ती होने के कारण, दूर वस्ती की होने के कारण, दूर में शहर होने के कारण, वस्ती होने के कारण वहां आधुनिक संस्कृति की आवाज नहीं पहुंच पाती है। वहां जो है आधुनिक संस्कृति की आवाज नहीं पहुंच पाती है। चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बजता है, चकाचौंध पूरा लाइट है, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, गाना बज रहा है, पास की वस्ती तक, पास की वस्ती तक तो उसकी आवाज पहुंच जाती है। पास जो भी घर है, गांव है, आवाज पहुंच जाती है, परंतु सुदूर वस्तु में, सुदूर वस्ती में उसकी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पाती है। अर्थात नव संस्कृति के विकास का प्रभाव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कम पड़ता है। क्या होता है बाबू? कम पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा है नहीं, समझ में आ गया ना? दूर दराज की वस्तु के कारण, दूर दराज की
वस्ती होने के कारण, दूर होने के कारण वहां आधुनिक संस्कृति की आवाज जो है वहां नहीं पहुंच पाती है। चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बजता है, पास की वस्ती जो है वहां तो पहुंच जाती है, लेकिन दूर का जो वस्तु है, दूर का जो वस्ती है, उसकी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, वो चीज यहां पर बताया गया है। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है कि आवाज की रोशनी, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है। ठीक है, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है। तो आवाज, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का तात्पर्य है चकाचौंध, पूर्ण पहचान, आधुनिक विकास की पहुंच, इसका मूल अर्थ है। क्या लिखा हो प्यारे बच्चों कि चकाचौंध, पूर्ण पहचाना। ठीक है, चकाचौंध, पूर्ण पहचाना, आधुनिक विकास की पहुंच, इसका मूल अर्थ है। 5वां नंबर कि कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। किस शोक गीत की जो बारे में बतलाया गया कविता में, तो आधुनिक जीवन के दुख विषाद। ठीक है, यानी कि आधुनिक जीवन में यदि किसी का मृत्यु हो जाता है, कोई घटना हो जाता है, तो कितना ज्यादा दुख लगता है प्यारे बच्चों। तो कविता में जो शोक गीत के बारे में क्या है, तो आधुनिक जीवन में, आधुनिक जीवन में दुख, विषाद, संत्रास, घुटन से संबंधित गीतों का शोक गीत कहा गया है। संत्रास, घुटन से संबंधित जो गीत है उसे जो है शोक गीत कहा गया है। समझ में आ रहा है ना, तो वो चीज है प्यारे बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्कस, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से भरा हुआ है। सर्कस, सर्कस का प्रकाश, क्या लिखा बाबू, का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से भरा हुआ है। तो आधुनिक ऑर्केस्ट्रा में क्या है आंसर, देखिएगा कि आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के गीत अर्थात फिल्म आदि के कारण सर्कस का चलन खत्म हो गया है। क्या हुआ है, यह फिल्म जो है ना, इसी के कारण जो पहले जो जोकरिंग होता था, सब लोग वहां पे खेलने आते थे, ऑर्केस्ट्रा होता था, वो सब चीज जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, सर्कस जो होता था वो सब जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, अर्थात आधुनिक संस्कृति के विकास के कारण पुरानी परंपरा खत्म हो गई है। पुरानी परंपरा जो है वो खत्म हो गई है आधुनिक जो है संस्कृति के कारण। समझ में आ रहा है ना, आधुनिक अभी का जो संस्कृति है, सबके पास फोन है कि नहीं है। पहले के जमाना में ज्यादा तो नहीं, आज से 20 साल, ठीक है, 12 साल या 15 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ करता था, किसी के पास फोन था जी, नहीं था ना। पहले धीरे धीरे छोटा फोन आया, फिर उससे थोड़ा और भी आया, अब जो है वो सबके पास फोन है। ठीक है, किसी के पास 2-2 फोन, 3-3 फोन भी है। तो वही चीज है प्यारे बच्चों, अब सभी के पास जो है आधुनिक संस्कृति के कारण जो है वो हर चीज उपलब्ध हो रहा है, और पिछला जो संस्कृति है, जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है, वो अब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। और आने वाला समय में तो आप समझ ही रहे हैं क्या क्या होने वाला है, हर एक चीज में बदलाव किया जा रहा है। तो आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के गीत अर्थात फिल्म आदि के कारण सर्कस का चलन खत्म हो गया है। आधुनिक संस्कृति अर्थात आधुनिक संस्कृति के विकास के कारण जो पुरानी जो है सभ्यता परंपरा वो खत्म हो रही है। ठीक है, 7 नंबर देखिएगा कि गांव के घर रीढ़ क्यों झुरझुराती है। गांव के घर रीढ़ क्यों झुरझुराती है, इस झुरझुराहट का क्या कारण है। तो अदालती और अस्पताली। ठीक है, अदालत, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। गांव में आप लोग सुनते होंगे हॉस्पिटल और जो पुलिस थाना, कोर्ट, उसमें आदमी क्या होता है, खत्म हो जाता है, सब चीज चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो अदालती और अस्पताली संस्कृति के विकास के कारण गांव की रीढ़ झुरझुराती है। क्या क्या, किस लिए, अदालत और हॉस्पिटल होने के कारण वो जो है वो संस्कृति विकास के कारण गांव की घर जो है रीढ़ झुरझुराती है। अर्थात वर्तमान भोगवादी संस्कृति के विकास के कारण लोग एक और हमेशा विवाद में उलझते रहते हैं, दूसरी तरफ विभिन्न रोगों का भी शिकार बनते जा रहे हैं। इस कारण अदालत और अस्पताल के दुर्गंधपूर्ण दुष्ट परिसर से घिरते जा रहे हैं। प्राचीन पवित्र संस्कृति की रीढ़
कमजोर पड़ने लगी है। क्या हो चुकी है? कमजोर पड़ने लगी है। समझ में आ रहा है? क्या लिखा हो प्यारे बच्चों कि अदालत, मैंने शुरू में ही बताया ना कि अदालत यानी कोर्ट, पुलिस थाना जो है सबसे ज्यादा खत्म चीज है। दूसरा हॉस्पिटल, यदि किसी को गंभीर रोग हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो हॉस्पिटल में कितना ज्यादा कष्ट होता है। समझ रहे हैं ना? पूरा इधर से इधर आपको घुमाया भी जाएगा, रुपया भी खर्च होगा, आपका आदमी भी जा रहा है, कितना कष्टदायक चीज होता है प्यारे बच्चों। तो वही चीज है कि अदालत, अदालत और अस्पताल दोनों है चीज। अदालत और अस्पताल के दुर्गंध पूर्ण, क्या है? अदालत और अस्पताल के दुर्गंध पूर्ण दुष्ट परिसर से घिरते जा रहे हैं प्राचीन जो है समय, पवित्र संस्कृति की रीढ़ कमजोर होने लगी है। इसी तरह बोला जा रहा है कि गांव के घर जो है, गांव के घर, पहले जमाना में उतना चीज नहीं होता था ना, ज्यादा रोगों नहीं होता था, तो वही चीजें गांव के घर रीढ़ जो है वो इसलिए झुरझुराती है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मर्म स्पष्ट करे अर्थ कि जैसे गिर गया हो गजा दंदों का गवाकर कोई हाथी। हाथी के बारे में बताया गया है, जो वो सूर लगाकर वो बैठ गया था। ठीक है, तो अर्थ में देखिएगा क्या है प्यारे बच्चों कि ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखित कविता जो है, गांव का घर में गजानंद, क्या लिखा हुआ है? गांव के घर में गज दंतो, क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? गांव के घर से लिया गया है गज दंतो, गज दंतो को गवाकर कोई हाथी की तुलना सर्कस के प्रकाश बुलौओं से की गई है। सर्कस में प्रकाश बुलौआ, ठीक है, का उपयोग शहर में सर्कस कंपनी के आने से सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इसके साथ ही इसके द्वारा दूर दूर तक जन समुदाय को आकृष्ट करना एक लक्ष्य है, ताकि दर्शकों की संख्या बढ़े। एक शासना देश द्वारा प्रकाश बुलौआ पर रोक लगा दी गई है तथा अनेक वर्षों से इसका प्रसारण बंद है, यह लुप्त हो गया है। इसी संदर्भ में कवि दृष्टांत के रूप में उपरोक्त पंक्तियों के द्वारा उसकी तुलना अपने दोनों दांत खोकर भूमि पर गिरे हुए हाथी से कर रहा है। जिस प्रकार दोनों दांत खोकर हाथी पीड़ा से भूमि पर गिर गया है, दोनों दांत जो है हाथी कष्ट में, पीड़ा में भूमि पर जाकर गिर गया है, उसी प्रकार प्रकाश बुलौओ भी निस्तेज हो गया है, वो चीज बताया गया है। समझ में आ रहा है ना? पहले हाथी लोग भी करती थी, ठीक है, आया करता, हाथी जो है हाथी भी आया करती थी। तो वही चीज है प्यारे बच्चों कि उस समय का वातावरण ही कुछ अलग था और अभी का वातावरण में कितना अलग हो गया है, कितना फर्क है। ठीक है, तो पहले का वातावरण कुछ अलग ही संस्कृति थी, अलग ही मौज मस्ती था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो सब चेंज हो रहा है, सब लोग शहर वाले ही गांव में भी सीख जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चंस है, वो अपने आप में आंसर लगाना है तो अपने आप में आंसर लगा लीजिएगा, है नहीं एग्जाम्स में ऐसे भी नहीं आएगा। अब देखिए पीडीएफ नोट्स लेने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, पीडीएफ लेने के लिए संपर्क कीजिए ये नंबर और ये नंबर, क्या है नंबर 7667140322, दूसरा नंबर है 8292748995। आप जो है विद्यादायनी के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिए ताकि कुछ भी दिक्कत समस्या हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, चाहे एग्जाम्स के बारे में, क्लास के बारे में, पीडीएफ के बारे में, नोट्स के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, हर एक चीज। यह नंबर आपको अच्छे तरीके से सेव कर लेना है प्यारे बच्चों। आप जो है अच्छा तरीके से स्टडी कीजिए, समय आपके पास है। व्हाट्सएप और ये कॉल भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ये दोनों नंबर पर आपको लग जाएगा। तो यही जो है आपका जो है वो इंड हो चुका है। ठीक है, आपका जो काव्य खंड हम लोग समाप्त कर चुके प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी लोगों को। इसी तरह से आप लोग प्यार जो है विद्यादायनी पर देते रहिए और आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। जितना बेहतर पढ़िएगा प्यारे बच्चों उतना बेहतर नंबर आएगा। मोटिवेट के लिए मैं आप लोगों को लास्ट में फिर से बता देता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सब जानकारी हो पाए। 95+ आप लोगों को स्कोर कर लेना है। हिंदी सब्जेक्ट में 95+ का जब लक्ष्य रखिएगा तभी आप लोगों को 90+ नंबर भी आ पाएगा।
तो लक्ष्य क्या करना है, ज़्यादा बड़ा रखना है, लक्ष्य का पीछे करना है मेहनत करके। तो मेहनत आप लोग करिएगा ना कि नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, फर्स्ट डिवीजन में भी मुश्किल हो जाएगा। तो समय है 6 महीना 7 महीना समय है लगभग, अभी से आप लोग तैयारी कीजिए। यह वीडियो जब आप लोगों का एंड हो जाएगा तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से पढ़िए। यदि कोई भी चैप्टर छूट गया है, एक बगल से प्लेलिस्ट रेडी है ना, कोई कहीं से भी पढ़िए, जो छूट गया वो पढ़ लीजिए। तो एक बगल से आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हर एक चीज़ आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब हम लोग गद्यखंड आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए।